यहां से राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत होगी, जिसको बोलते हैं हम लोग उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण उग्रवादी चरण का समय है 1906 से 1918। 1906 यानी बंगाल विभाजन के बाद से लेकर 1918 तक। और उदारवादी चरण का समय उदारवादी का हो गया 1885 से 1905। वाह, ये प्रथम चरण, वह द्वितीय चरण। और तृतीय चरण में जब हम लोग आएंगे तब हो जाएगा गांधी युग। उसका पूरा गांधी पढ़ना है हम लोग को। लिखिएगा, उदारवादियों के प्रयास से उदारवादियों के प्रयास से उदारवादियों के प्रयास से अधिक सफलता नहीं मिल रही थी। उदारवादियों के प्रयास से अधिक सफलता नहीं मिल रही थी। अतः उदारवादी लोग अपनी लोकप्रियता उदारवादी लोग अपनी लोकप्रियता खोते जा रहे थे। स्वाभाविक है कि जब आपको सफलता नहीं मिलेगी तो आपकी प्रसिद्धि रहेगी कि कमेगी? कमेगी। लोकप्रियता खोते जा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट। ऐसी स्थिति में अधिक संघर्षशील और उग्र राष्ट्रवादी भावनाओं में विश्वास रखने वाला एक नया नेतृत्व उभरा जिसे उग्रवादी कहा गया। क्यों? क्योंकि इनका विचारधारा उग्र था, जिन्हें उग्रवादी कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट। उग्रवादी अमूल परिवर्तनवादी थे। उग्रवादी अमूलचूल परिवर्तनवादी थे। उग्रवादी समझौतावादी नहीं थे, परिवर्तनवादी थे। अमूलचूल परिवर्तनवादी थे। इस प्रकार इस समय दो विचारधारा सामने आई। पहला, उग्रवादी विचारधारा या उग्र विचारधारा, और दूसरा क्रांतिकारी विचारधारा। अब सोचिए एक मिनट के लिए कि यह घर आपका है और आपने इसको रेंट पर दिया, ठीक? और रेंटर कहे कि हम आपको ना रेंट देंगे ना हम घर खाली करेंगे, तब आप क्या कीजिए? अगर रेंटर आपको कहे कि ना तो हम आपको रेंट देंगे और ना ही हम आपका घर खाली करेंगे, तब उसका पैर पकड़िएगा तो घर खाली होगा? पैर पकड़ेंगे।
लेकिन पैर पकड़ के घिसेले घिसेले कहां कर ले जाएंगे, रोड पर ले जाकर फेंक देंगे, तब तो घर खाली होगा। यही उग्र विचार हुआ। इससे पहले हम आपको प्यार से कह रहे थे, या तो आप हमको रेंट दीजिए और नहीं तो मेरा घर खाली कीजिए। ठीक, तो कल ही हम आपको कहावत बताए थे कि कुत्ता के मुंह सुद्धा के मुंह कुत्ता चाटे। नहीं तो बहुत ज्यादा जब शरीफ बनने लगिएगा, बहुत ज्यादा जब उदार बनिएगा, तो यही दशा होगा। नहीं, आपका घर और आप ही को रेंट नहीं दे रहा है, सामने वाला करेगा, हम खाली भी नहीं करेंगे। तो जैसे ही आप बल का प्रयोग करेंगे, सामान निकाल के जैसे ही सड़क पर फेंकना शुरू करेंगे, वैसे ही बेचारा क्या करेगा, अब वो आपका पैर पकड़ने लगा कि भैया रुक जा, हम एक आध सप्ताह में पैसा की व्यवस्था करके आपको दे देते हैं। क्लियर? तो यही चीज अब यहां हुआ। उदारवादी जो थे वो अंग्रेजों से प्यार से बात करते थे, उदारवादी अंग्रेजों के साथ प्यार से बात करते थे। अब इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ कि आपने कुछ हमको दिया नहीं, हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाने के लिए आपने बंगाल का विभाजन कर दिया। इसके बाद नया नेतृत्व भर कर सामने आया, मतलब कि उनके साथ जो लोग चल रहे थे, अब उनको अपने नेताओं में भरोसा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हमारा नेता किसी काम का नहीं है, ये सब जाता है लात खा के चलाता है, इसलिए अब हमको ऐसा बनना पड़ेगा कि हम लात खाए नहीं बल्कि लतिया किए। तो यही उग्र विचारधारा आया, और इस उग्र विचारधारा में दो तरह की विचारधारा हुई, एक उग्रवादी और दूसरा क्रांतिकारी। अभी दोनों में अंतर था, परिवर्तन दोनों चाहता था। परिवर्तन उदारवादी भी चाहते थे, ठीक, लेकिन उदारवादी जो थे वो समझौतावादी थे। लेकिन ये जो आया उग्रवादी, समझौतावादी नहीं था। कहा कि ना, वो देखते हैं घर में लड़का होता है जिद्दी, कहेगा हमें मोबाइल चाहिए तो चाहिए, जब तक उसको मोबाइल नहीं दीजिएगा तब तक खाना नहीं खाएगा। ठीक, अब लड़का जिद पकड़ लिया। अब मान लिया जाए कि माए बाबू अगर गर्म है तो कलपट्टा में 4 तरी खाए का तो खा, अंदर भूखे मरा। तो जैसे ही माए बाबू अगर ये रुख अपना लिया, कनपट्टा में 4 तरी देके, तो बच्चा सुधर जाएगा। ठीक, और यदि उन्हें से दादी या नानी आएगी और लड़का के गोदी में लेकर अली बुआ चुप हो जा, हम तो मोबाइल कीन के दे देम, तो ये दे देम, वो दे देम, उस साले बच्चा के सत्यानाश हो जाए के है। नहीं, वो बच्चा नहीं सुधर सकता है। इसलिए जैसे ही बच्चा का रास्ता में गड़बड़ाया, वैसे उसको लपकाना शुरू कीजिए, तब जाके वो सीधा होगा। कीड़े के दी। अब यहां पर ये चीज आया कि ये बेचारा प्यार से बात करता था तो बात नहीं माना। अब आया उग्रवादी, कहा कि अब हम तो ऐसे प्यार से बात नहीं करेंगे। ये गर्म होकर बात करता था, इससे भी एक कदम आगे ही बढ़ गया। कहा कि ना, हम घर में केवल क्यों होंगे, हम खून का बदला खून। आते हैं सुभाष चंद्र बोस नहीं, और कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर। तुम ईंट से हमको मारोगे तो हम रुमाल ले जाकर तो गाल नहीं पोछेंगे, नहीं, तुम हमको ईंट से मारोगे तो हम तो पत्थर से कूच देंगे। अब जाके जात मिल रहा है। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि तुम मुझे खून दो, अब मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब लो, कौन से कदम आगे बढ़ गए। नहीं, इधर कहता है कि सर फिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब लो, अंग्रेज को खुला चुनौती। कहता है कि तुम अगर हमारे आदमी पर लाठी चलाओगे तो हम तुम पर कट्टा से गोली चलाएंगे, कट्टा से। और उस समय कट्टा आना शुरू हो गया। अब मुजफ्फरपुर का उस समय एक जज था, किंग्सफोर्ड, बड़ा बदनाम जज था। ठीक, अब इनका सेटिंग सब कर दिया, इनके ऊपर बम फेंक दिया। अब ठीक है, बम उनको नहीं लगा, लेकिन लगा किसी अंग्रेजी के महिला की। अब वो बच गए तो भाई बम तो कहीं नहीं गिरवे नहीं करेगा। उस बम से कौन हमारी भारतीय महिला हताहत नहीं हुई, अंग्रेजी की महिला मरी, अंग्रेजी की बेटी मरी। ठीक, लेकिन एक डर तो पैदा ले लिया कि बाप रे कहीं बाहर अकेले निकले तो पता नहीं कहां से गोलियां के मार दे। तो इन दोनों में अंतर क्या था कि ये हिंसावादी हो गए,
क्रांतिकारी विचारधारा जो था इसमें हिंसा का आगमन हो गया, लेकिन उग्र विचारधारा में हिंसा नहीं था। ये मारपीट करना नहीं चाहते थे, ये मारपीट करना चाहता था। कहता था खून का बदला खून, आंख का बदला आंख, गोली का बदला बम। नहीं, अब यहां से भगत सिंह आएंगे, चंद्रशेखर आजाद आएंगे, बटुकेश्वर दत्त आएंगे, अशफाक उल्लाह खां आएंगे, भगत सिंह आएंगे, खुदीराम बोस आएंगे। अब सोचिए कि नन्हा सा कम उम्र का बच्चा खुदीराम बोस वो फांसी पर लटक गया, और फांसी पर लटकने के बाद कहता है, जब मां उनकी गई मिलने के लिए, देखने के लिए कि मेरा बेटा अंतिम बार मुंह देख लेते हैं, जा रहा फांसी पर लटकने, तो अपने मां को कहता है भगत खुदीराम बोस कि हांसी हांसी पर्वो फांसी, देख तो भारतवासी, मां विदाई मां विदाई मां विदाई। जब मां का मुंह मलिन देखा खुदीराम बोस ने, तो अपनी मां से कहा कि गे मां तू कला चिंता करी छे, ये तोहर बेटा न है, हांसी हांसी पर्वो फांसी, हंसते हंसते हम फांसी पर चढ़ेंगे, और देख तो भारतवासी, यह देखेगा भारत का लोग कि तुम्हारा बेटा कैसे हंसते हुए फांसी पर चढ़ गया। मां विदाई मां विदाई मां विदाई। एक मां तो भारत मां है, धरती मां, जिसने हमको विदाई दे दी, अब तुम विदा दे दो मां। सोचो मां कैसी रही होगी, वो पुत्र कैसा रहा होगा। हम लोग एक बित्ता जमीन के लिए चच्चा के माथा फाड़ देते नहीं, एक बित्ता जमीन के लिए चच्चा अपना भाई की हत्या कर देता है, एक बित्ता जमीन के लिए। और वह व्यक्ति, उसको क्या था, तो पूरे देश के लिए फांसी पर चढ़ गया। वह मां कैसी थी जो पूरे देश के लिए अपने बेटा को कुर्बान कर दिया। तो यही क्रांतिकारी विचार था कि हम लड़ के लेंगे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम लेकर रहेंगे। आजादी मिलता नहीं है, आजादी लिया जाता है। जब दुनिया का इतिहास पढ़िएगा, चाहे वो अमेरिका की क्रांति हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे रूस की क्रांति हो, चाहे चीन की क्रांति हो, कोई भी क्रांति हो, इन देशों में अगर आजादी मिली है तो क्रांति से मिली, कहीं आंदोलन से नहीं मिला है। आंदोलन वाला वह बात हो गया, सुद्धा के मुंह कुत्ता चाटे। नहीं, आप आंदोलन करेंगे, प्यार से अगर जाएंगे मानने बात करने, लोग नहीं मानेगा। भगवान ने आपको ताकत इसीलिए दिया है कि थोड़ा सा बल का प्रयोग कीजिए। नहीं, मिर्ची इसीलिए है कि मिर्ची डालिएगा तब भोजन में स्वाद आएगा, नहीं तो पता चलेगा तो एकदम बीमारी आई टाइप के आलू का पंत खा रहे हैं। तो लिखेंगे, यहां से दो विचारधाराएं निकलकर सामने आई, पहली उग्रवादी और दूसरी क्रांतिकारी विचारधारा। नेक्स्ट लाइन, उग्रवादी नेताओं में लाल बाल पाल और अरविंद घोष, लाल बाल पाल और अरविंद घोष का नाम उल्लेखनीय है, का नाम उल्लेखनीय है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी समय दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया तथा आरसी दत्त, पूरा नाम रमेश चंद्र दत्त, तथा आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। मतलब इसी समय इन दोनों आदमी का पुस्तक का क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। आग में और घी का काम कर दिया इनका किताब, प्रकाशन हुआ। पहले आप चेंज करके इस पुस्तक के माध्यम से इन दोनों लोगों ने
भारत की दरिद्रता मतलब गरीबी, गरीब से भी ज्यादा जब आदमी नीचे चला जाता है तो उसको दरिद्र कहा जाता है। भारत के दरिद्रता का कारण अंग्रेजों की शोषणकारी नीति है। कारण अंग्रेजों की शोषणकारी नीति है। बोलो नेक्स्ट पॉइंट। इस समय के विद्वानों ने अपने विचारों से उग्रवाद के मार्ग को प्रोत्साहित किया। देखो, क्रांति हमेशा विद्वानों के कोख से ही जन्म लेती है, ध्यान रखिएगा। क्रांति कहां से आती है? तो विद्वानों की कोख से, यानी विद्वानों की कलम से बाहर निकलती है। अब देखिए कैसे विद्वान साहब बोल रहा है, देखिए अगला पॉइंट। इसी समय स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उनका भी विचार उग्र था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, कमजोरी पाप है। कहा था कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है। कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है। हे भगवान, हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा? हे भगवान, हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा? कॉमा देके बंद कर दीजिए। ठीक है, मतलब स्वामी जी कह रहे हैं कि जब तक तुम कमजोर रहोगे तब तक तुमको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। और कमजोरी क्या है? तो सबसे बड़ा पाप है। कमजोरी क्या है? तो बुझो कि मृत्यु के समान है। तुम कमजोर हो, इसका मतलब है कि तुम मृत प्राय हो, तुम एक जिंदा लाश हो, इसके सिवाय और कुछ नहीं। अब कोई आया, अब मेहरारू के सामने में तो चार को बात करके चल गया। अब उस स्थिति में तुम उसका साला हत्या नहीं कर दिया तो तुम कौन चीज के मर्दानगी हुआ? देखता हिंदी सिनेमा में अगर हीरोइन को कुछ बोल दिया तो एक अकेला हीरो 100 गुंडा को मार के गर्दा छुड़ा देता है। मूवी में सही है, अब बाहर सही नहीं है। बाहर 100 गुंडा थोड़े रहेगा, मूवी में तो 100 रहता है। नहीं तो बाहर में भी हीरो बच जाएगा, चिंता मत करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। फिर विवेकानंद की पंक्ति है। विवेकानंद ने कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कि भारत की एकमात्र आशा, कितनी बड़ी बात है, भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है। भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है। ऊंचा वर्ग मतलब पैसा वाला लोग और ज्यादा महंगा हो जाता है। ऊंचे वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से, ऊंचे वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मृत प्राय है। मृत प्राय है। देखिएगा, कहीं भी रोड जाम होगा तो जाम करने में कौन सा रहता है? सब रोड पर का लोग रहता है, यानी कि जितना गरीब मजदूर टाइप का लोग है, मध्यम वर्ग का लोग, उसी का बाल बच्चा जाता है सड़क जाम करने, चक्का जाम करने, क्रांति करने, आंदोलन करने। नहीं, कहीं पर अनिल अंबानी के बेटा को देखें जाम करते हुए, कहीं पर अमित शाह का बेटा जाता है जाम करने, कहीं लालू यादव का बेटा जाता है जाम करने, नहीं कहीं रामविलास पासवान का बेटा जाता है जाम करने। नहीं जाएगा, उसको घर में बैठना है। जानता है कि इसमें गोली चल जाएगा तो हो सकता है कि हमने टारगेट करके मार दे। तो कहीं भी क्रांति आती है तो वहां के निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के परिवार के लोग ही उस क्रांति को लाते हैं। उच्च वर्ग के लोगों को कोई मतलब नहीं, वो हमेशा अपना मुनाफा में लगा रहता है। कल अंग्रेजों के साथ है तो उसके साथ मुनाफा कमाएगा, आजादी हो जाएगी तो फिर आपके साथ मुनाफा कमाएगा।
वो तो बिजनेस है, उसको तो हर जगह पैसा लगाना है, पैसा कमाना है। नहीं, मरना तो हमको आप है, उसको थोड़े मरना है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। तिलक जी शिवाजी को स्वराज प्राप्ति का आदर्श मानकर, तिलक जी ने शिवाजी को स्वराज प्राप्ति का आदर्श मानकर 1893 में शिवाजी उत्सव, 1893 में शिवाजी उत्सव एवं गणपति उत्सव का आयोजन आरंभ किया, ये जो गणपति बाबा का जो पूजा होता है, ये गणपति बाबा का पूजा यही बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। ठीक, अब देखिए तिलक जी ने गणपति पूजा क्यों शुरू किया। तो गणपति पूजा शुरू करने का मतलब यह था कि जब गणेश जी की पूजा होगी या किसी भी धार्मिक उत्सव को जब हम आयोजन करेंगे तो वहां पर लोग इकट्ठा होगा। ठीक है, अभी महाकुंभ हो रहा है, कितना लोग पहुंचा है? 50 करोड़ लोग उस महाकुंभ में पहुंचा है। अब मान लिया जाए कि योगी जी को अगर अपना प्रचार करना था और कि अगर समाचार पत्र के माध्यम से अगर प्रचार करते तो 50 करोड़ लोग उसके बारे में जानता नहीं जानता। ठीक, तो उसके बारे में या उनको अपने विचारधारा के बारे में अगर लोगों को जनाना है तो इसका एकमात्र सबसे अच्छा साधन है कि लोगों को इकट्ठा कीजिए। तो जैसे ही पूजा होगा तो मेला लगेगा, भीड़ भाड़ होगा, तो लोग जुटेगा। अब यहां पर तिलक जी ने लोगों को अपने विचार से अवगत कराया, अपने विचार के बारे में लोगों को बताया कि हम किस तरह से आजादी लेना चाह रहे हैं, हम अंग्रेजों के साथ किस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। लोग आसानी से समझ गया, क्योंकि जितने भी नेता थे वे सभी लोग, मतलब अधिकांश नेता समाचार पत्र निकालते थे। आप पढ़े अभी तक कि उन्होंने फलना समाचार पत्र का प्रकाशन किया, तो उन्होंने उसका प्रकाशन किया। आखिर क्यों करते थे? इसलिए कि ताकि हम समाचार पत्र के माध्यम से लोगों को समझा सके, अपने विचार लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन जब पढ़ रहेगा वो नहीं समझेगा, जो समाचार पत्र नहीं पढ़ पाएगा, वो जिसको समाचार पत्र खरीदने के लिए पैसा नहीं रहेगा, वो कहां से आपके विचार को समझेगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि हम लोगों को प्रवचन करके, हम लोगों को मुंह से बोल के समझाएं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा समझ सके, कम से कम खर्चा में। और इसीलिए गणेश पूजा तिलक जी ने किया था, न कि उनका मनसा नहीं था कि हमको गणेश जी का पूजा करना है। गणेश जी के पूजा के माध्यम से लोगों को जुटाना था और उन लोगों को अपने विचारों से अवगत कराना था। लेकिन जब अपने क्या है, कोई भी काम जब शुरू होता है तो धीरे धीरे एक परंपरा बन जाता है। और आज गणेश पूजा क्या है, एक परंपरा बन गया हुआ है, जो पूरे भारत में लगभग सभी राज्यों में और लगभग सभी धर्म के लोग गणेश पूजा में भाग लेते हैं और गणेश पूजा को एक बढ़िया ढंग से करते हैं। दूसरा चीज ये भी जान लीजिए कि गणेश पूजा जो है वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का भी प्रतीक बना हुआ है, क्योंकि गणेश पूजा की जो शुरुआत हुई, इस शुरुआत राष्ट्रीय आंदोलन के ही समय में हुआ नहीं, इसलिए यह राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई का भी एक प्रतीक है गणेश पूजा हमारा। नेक्स्ट पॉइंट, अरविंद घोष ने इंदु प्रकाश नामक समाचार पत्र में, इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन यहां से पूछा था, इसी बात इंदु प्रकाश में समाचार पत्र में न्यू लैंप फॉर ओल्ड, यही लाइन था, न्यू लैंप फॉर ओल्ड नामक शीर्षक से, न्यू लैंप फॉर ओल्ड माने पुराने लोगों के लिए नई रोशनी। जो पुराने विचारधारा पे चल रहे हैं, भैया आपको मैं टॉर्च से रोशनी दिखा रहा हूं, रास्ता इधर है, उधर जाने का नहीं है। नहीं, उदारवाद क्यों चलिएगा तो लाभ खा के आइएगा, हमारा साथ चलिएगा तो मिठाई खिलाएगा। नहीं, तो न्यू लैंप फॉर ओल्ड, पुराने विचारधारा या पुराने लोगों के लिए
क्या है? तो नई रोशनी, न्यू लैम्प फॉर ऑल, एक पूछा था बीपीएससी। नामक शीर्षक से एक निबंध लिखा, शीर्षक से एक निबंध लिखा जिसमें उग्रवाद की क्रमबद्ध व्याख्या की गई। उग्रवाद का क्रमबद्ध व्याख्या की गई, माने उग्रवाद के बारे में लोगों को बताया गया कि उग्रवाद को जानिए, गलत चीज नहीं है, बताया गया। हो गया। नेक्स्ट लाइन, तिलक जी ने सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा दिया था। नेक्स्ट लाइन, उदारवादी और उग्रवादी के उद्देश्यों में खास अंतर नहीं था। सिर्फ साधनों पर मतभेद था। लड़ाई के जो साधन थे उस पर, सिर्फ साधनों पर मतभेद था। बोलो बस। अब हेडिंग दीजिए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक लिख के हेडिंग देके छोड़ दीजिए। इसकी चर्चा कल करेंगे।